बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब अदील है। मैं आपका टीचर हूँ, आपको फ़ाइनेंस फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। इससे पहले कि हम लोग ये देखें कि कंप्यूटर साइंस के लिए फ़ाइनेंस क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइनेंस है क्या, ये टर्म कहाँ से निकली, इसका मकसद क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका बिज़नेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ाइनेंस के बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर इसकी बेस है, जो इसकी बुनियादें हैं बेसिकली। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बिज़नेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर हम ये देखेंगे कि फ़ाइनेंस बिज़नेस के लिए क्या रोल प्ले करता है। तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हमें समझ आ पाए कि हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए फ़ाइनेंस क्यों ज़रूरी है। तो इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स आउटलाइन, एन इंट्रोडक्शन टू द फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Finance is the branch of economics. In one line definition, we can say that the science and art of managing money to achieve appropriate objective. फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एक शाख है, और अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने इस वन लाइन डेफिनेशन में फ़ाइनेंस को साइंस भी बोला है और आर्ट भी बोला है, तो अभी शायद आप लोग इस बात को ना समझ पाएँ कि मैंने इसको साइंस और आर्ट क्यों बोला है। तो इस लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को विद जस्टिफिकेशन समझाऊंगा कि मैंने इसको साइंस और आर्ट क्यों कहा। फॉर द टाइम बीइंग वी आर मूविंग अहेड विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग एट्सेट्रा। तो कटिंग शॉर्ट, फाइनेंस उस चीज़ का नाम है कि जब आप किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हो, इस चीज़ का नाम फाइनेंस है। हम सबको पता है, रियल लाइफ में भी मेरे आपके हर बंदे का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने एक साल के अंदर अंदर गाड़ी लेनी है। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपने एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर रहते हुए या अपनी स्टडी कंप्लीट करके कोई ना कोई जॉब करनी है। तो हर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो हो सकता है मेरे पास अभी उस चीज़ के लिए इतना फाइनेंस ही ना हो, इतनी फंडिंग ना हो। तो उसके लिए मैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए मैं ऐसा अच्छा इस्तेमाल करूं कि आने वाले 2 साल में मेरे पास एक गाड़ी के बराबर पैसे हो जाएं। तो इस चीज़ का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो अब इस डिस्कशन से हमें एक बात क्लियर हो गई है कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होती है। मतलब फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या है। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी का मकसद क्या होता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द फर्म? टू क्रिएट वैल्यू फॉर कंपनीज ओनर। जो कंपनी का मालिक है उसके लिए वैल्यू क्रिएट करना। उसके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? जब आपके बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज़ होगी? ऐसे नहीं कि वही शेयर होल्डर बार बार उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते रहें, बल्कि वो बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल हो कि वो उसी प्रॉफिट से ग्रो करे, वो बिज़नेस एक्सपेंड हो, कि ताकि जिस बंदे ने आज शेयर 100 रुपये का लिया है, कल उसकी वर्थ 120 रुपये या 130 रुपये हो। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये बिज़नेस शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर रहा है। अब शेयर होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ये देखा कि वेल्थ मैक्सिमाइज़ होती है प्राइस चेंज के हिसाब से, कि मतलब शेयर की प्राइस चेंज होगी तो हम कह सकते हैं, मतलब प्राइस अप जाएगी तो हम कह सकते हैं उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो रही है। तो प्राइस चेंज कैसे करेंगे? तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो प्राइस चेंज को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके प्रॉफिटेबल डिसीजंस, कंपनी के डिसीजंस, कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे डिसीजंस लेती है, कितने प्रॉफिटेबल डिसीजन लेती है, कि उसका मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर जब देखता है आपकी कंपनी को ग्रो करते हुए तो वो आपका शेयर परचेज़ करता है, जिससे मार्केट में आपके शेयर की डिमांड बढ़ती है और अल्टीमेटली शेयर की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज़ होती है।
तो पहली चीज़ तो हो गई आपकी डिसीजन। दूसरी चीज़ इसके ऊपर मैं जो मेनली डिपेंड करती है वो मार्केट की सिचुएशन भी। ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस मार्केट में ये ट्रेड कर रहे हैं उस मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर ओवरऑल मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है, किसी भी वजह से वो हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकती है, वॉर ऑन टेरर की वजह से भी हो सकती है, र्यूमर्स भी होते हैं, र्यूमर्स अफवाहें भी फैल जाती हैं मार्केट में। जैसे बाज़ औक़ात मार्केट में लोग अफवाहें फैला देते हैं झूठी कि जी ये कंपनी लॉस में जाने वाली है अनकरीब, जिसकी वजह से उसके इन्वेस्टर्स भागना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सिचुएशन का फैक्टर उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है ओवरऑल। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके डिसीजंस कितने प्रॉफिटेबल हैं, और उसके बाद तीसरी चीज़ मुल्क की क्या सिचुएशन है ओवरऑल। मतलब अगर आपका मुल्क रिसेशन का शिकार है, और ये रिसेशन किसी भी वजह से हो सकता है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसमें ऐसे कंट्री में उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जैसे आप सबको याद होगा 27 दिसंबर 2008 जब बेनज़ीर की डेथ हुई थी, तो उस टाइम हमारे ऑलमोस्ट 30% फॉरेन इन्वेस्टर उन्होंने फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल ली थी, जिससे स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। काफ़ी सारी कंपनियां डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गई थी। अब क्या बेनज़ीर की डेथ से वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं रहे थे? ऐसी तो बात नहीं थी, बिज़नेस तो प्रॉफिटेबल चल रहे थे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि बाहर के कंट्रीज़ में हमारा इमेज ये है कि यहाँ ऐसा कोई भी इवेंट हो तो उसके बाद दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, लोग तोड़ फोड़ पे आ जाते हैं, जो कि वाकई में हुआ था। तो बाहर के इन्वेस्टर को ये खदशा होता है कि तोड़ फोड़ या दंगे फसाद में इनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, तो बिज़नेस को लॉस होगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए उससे पहले मैं निकाल लूँ। तो बिज़नेस को वैसे लॉस होना हो, इन्वेस्टमेंट निकलने से लॉस हो जाता है। तो इस वजह से भी प्राइस चेंज होती है आपके शेयर्स की, बेशक आपके डिसीजन प्रॉफिटेबल जा रहे हों। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी होती है। तो इस पूरी डिस्कशन में हमने ये सीखा कि एक कंपनी का गोल कैसे सेट किया जाता है, उस गोल को सेट करने के लिए किन किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होता है, और फिर जब गोल सेट हो जाता है उसके बाद उस गोल के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है। मतलब अब गोल सेट कर लिया कि हमने हर चीज़ देख ली, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख ली, मार्केट सिचुएशन भी देख ली, अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अब हमने ये देखना होता है कि अब इन प्रोजेक्ट को जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इनमें से कौन सा ऐसा वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनेंस के प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। फिर उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंस के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि माना जाता है कि ये इसकी बुनियादें हैं। बाज़ जगह पे कहा जाता है फाइनेंस के 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 कानून हैं इसके जिनको हमने फॉलो करना आता है। बाज़ जगह पे 5 कहा जाता है। हमारी कोर्स बुक में 5 कवर किए गए हैं, मैं आपको बाकी के 2 भी बताऊंगा ये 5 डिस्कस करने के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, कैश फ्लो इज़ व्हाट मैटर्स। तो किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके कैश फ्लोज़ क्या हैं, कैश इनफ्लोज़। कैश फ्लो से मुराद टोटल कैश इनफ्लो एंड टोटल कैश आउटफ्लो। हमारे यहाँ मोस्टली ये देखा जाता है कि उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया जाए या किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट देख लिया जाए तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस शो कर रही है तो ओवरऑल भी उसको प्रॉफिट हो रहा हो। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं एक प्रोजेक्ट के साथ। हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट में किसी कंपनी को प्रॉफिट शो हो रहा हो लेकिन ओवरऑल उस कंपनी को लॉस हो रहा हो उस चीज़ की वजह से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारी कोर्स बुक में एक गिवन है।
एक बड़ी मशहूर मूवी है हैरी पॉटर। आप सबने देखी होगी, देखी नहीं भी होगी तो उसके बारे में सुना लाजमी होगा आप लोगों ने। तो ये मूवी पूरी दुनिया की उन 16 मूवीज़ में से एक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। हैरी पॉटर का बिजनेस है 1 बिलियन, 1 अरब रुपया। अब जिससे समझ आता है कि इस मूवी ने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, जबकि ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो इस मूवी को 167 मिलियन का लॉस हुआ। मतलब 1 अरब कमाने के बाद भी लगभग 16.5 करोड़ का नुकसान उठाया इस मूवी ने। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस मूवी के ऊपर इतना खर्चा आया था बनाने में। हो सकता है मूवी का खर्चा कम आया हो, उस हिसाब से देखें तो मूवी प्रॉफिट में जा रही होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लाइक मूवी की ओवरहेड कास्ट, उस मूवी के प्रमोशनल एक्सपेंसेस, उस मूवी के एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे शूटिंग के दौरान बाज़ औक़ात कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उस मूवी के इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लाइक पार्टीज़ वगैरह। उसके अलावा जब मूवी रिलीज़ करनी होती है तो उससे पहले एक पार्टी की जाती है उस मूवी का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज़ करने से पहले, तो उस चीज़ के एक्सपेंसेस, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि मूवी की कास्ट में उस वक़्त लोग नहीं शामिल कर रहे होते, जबकि ओवरऑल ये खर्चा हो रहा होता है। अगर हम इन सारे खर्चों को एकमुलेट करें तो फिर अगर हम देखें तो हैरी पॉटर ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, उल्टा 16.5 करोड़ का लॉस किया। तो इस बात से ये साबित होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बल्कि उसके कैश फ्लोज भी देखने होते हैं। मतलब और कहाँ कहाँ इसके अखराजात हो रहे हैं जो कि इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस प्रिंसिपल को डिफ़ाइन करें तो वी कैन से दैट कंपनीज प्रॉफिट में डिफर ड्रामेटिकली फ्रॉम इट्स कैश फ्लोज, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया। हैंस इट इज़ कैश फ्लो नॉट प्रॉफिट दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, ये अभी हमें बड़ा क्लियर हो गया है हैरी पॉटर के एग्जांपल से। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट भी आता है जो कि इसी के बरअक्स, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ जो ओवरहेड कास्ट और मल्टीपल और किस्म की कास्ट होती हैं, इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट की अर्निंग के साथ कुछ छोटी छोटी और मल्टीपल अर्निंग्स भी होती हैं। हमें ना सिर्फ दूसरे मल्टीपल अखराजात को मद्देनज़र रखना है, उन छोटी छोटी अर्निंग्स को भी मद्देनज़र रखना है। मतलब हो सकता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन उसकी वजह से मेरे दूसरे प्रोजेक्ट की अर्निंग बढ़ जाती है, तो मुझे ये ओवरऑल एकमुलेटिव अर्निंग देखनी होगी। इसके लिए भी हमारी कोर्स बुक में एक एग्जांपल गिवन है। एक और बड़ी मशहूर मूवी जिसका अगर आपने नहीं भी देखी तो नाम सुना होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है, डिज्नी इनकॉर्पोरेशन की मूवी। इस मूवी से ना सिर्फ डिज्नी ने कमाया, इस मूवी की अर्निंग से ना सिर्फ उसने कमाया, बल्कि इस मूवी की वजह से जो डिज्नी थीम पार्क है उसमें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन राइड की अर्निंग्स बढ़ गई। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उसकी अर्निंग में इस अर्निंग को भी अगर हम शामिल करें, क्योंकि ये जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन राइड थी उस वहाँ डिज्नी थीम पार्क में, उसकी सेल इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस किस्म के जो कैश फ्लोज होते हैं इनको हम कहते हैं मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, जो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। तो बेसिकली ये वो कैश फ्लोज होते हैं, अगर हम इनको डिफ़ाइन करें इन ए वन लाइन डेफिनेशन, तो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लोज ए कंपनी विल प्रोड्यूस विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट इट इज़ थिंकिंग अबाउट मेकिंग। इसका मतलब कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी उससे जितना प्रॉफिट होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी उस प्रोजेक्ट में तो उससे जितना प्रॉफिट होगा, इसके बीच का जो गैप होता है उसको आप कहते हैं मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो कैश फ्लो देखने के बाद अगले कानून की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फाइनेंस का बड़ा ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कानून है। आप लोगों ने अगर पहले
सुना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर नहीं सुना तो ये आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी कि हम सबको पता है कि रुपए की जो कदर आज होती है वो कल नहीं होती। आज से 5 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी वो आज 200 में मिलती है या 300 में मिलती है, क्योंकि जो महंगाई है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में आप देख लें, इवन यूएसए में देख लें कि जो चीज़ आज से 5 साल पहले $1 में मिलती होगी आज वो $1 की नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हाँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि गरीब ममालिक होते हैं जिनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वहाँ ये इन्फ्लेशन बड़ी स्पीड से बढ़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, मतलब वहाँ महंगाई थोड़ा आराम से आती है, आहिस्ता आहिस्ता, जबकि हमारे जैसे कंट्री पाकिस्तान में महंगाई बड़ी स्पीड से आती है क्योंकि हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं होती कि हम उसको कवर कर पाएँ। लेकिन ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब टाइम के साथ साथ रुपया डिवैल्यू होता है। तो इस चीज़ को यहाँ डिफ़ाइन किया गया है, ए रुपी अर्न टुडे विल बी मोर वैल्यूएबल देन ए रुपी अर्नड इन द फ्यूचर। मतलब जो आज आप 1 रुपया कमाएंगे उसकी वैल्यू 1 साल बाद कमाए गए 1 रुपये से ज़्यादा होगी। डेफिनेटली आज आपको हो सकता है 1 रुपये की शायद कोई टॉफ़ी मिल जाए, 1 साल के बाद शायद वो भी ना मिले। देयरफॉर मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो कि हमें ये सिखाता है कि पैसे को ज़ख़ीरा करके नहीं रखना, बैंक बैलेंस बना के नहीं रखने या अपने पास तिजोरियों में संभाल के नहीं रखना, इससे उल्टा नुकसान होगा। बल्कि इसको आप इन्वेस्ट करें ताकि ये टाइम के साथ साथ एडजस्ट होता जाए। आप इसको इन्वेस्ट करें, आज 100 रुपया इन्वेस्ट करें, कल आपको 150 मिले, 200 मिले, ओवरऑल उसकी वर्थ वही होती है। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही होती है, उसकी वर्थ वही होती है। लेकिन अगर आप आज वो पैसा लेके बैठ जाएंगे बैंक में, तो आज 100 रुपया है तो वो कल भी 100 रुपया ही होगा, परसों भी 100 रुपया ही होगा, 1 साल बाद भी 100 रुपया ही होगा। उसका आपको नुकसान ये होगा कि हो सकता है आज उस 100 रुपये से आपको कुछ ना कुछ लाइक आपको एक हैंड फ्री मिल जाए कंप्यूटर की, लेकिन हो सकता है कल परसों या आने वाले साल में वो भी ना मिले। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट बेसिकली हमें ये सिखाता है कि आप मनी को इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस है और ये मतलब हर आने वाले वक्त के साथ साथ ये चलता रहता है, ये बढ़ता रहता है। तो इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरे प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क और रिटर्न का एक दूसरे के साथ बड़ा ही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब आप इनको कह सकते हैं कि रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न और रिटर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। एक बड़ी ही मशहूर बात आपने सुनी होगी फाइनेंस रिलेटेड कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। तो बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता होगी जो कि बिजनेसमैन तबका है, कारोबारी तबका है। जिनको नहीं पता तो उनके समझाने के लिए ये है कि हमेशा जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे अगला बंदा मुनाफा ज़्यादा डिमांड करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसको किसी इन्वेस्टर की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास इन्वेस्टर खुद आते हैं कि जी हमारा पैसा भी इन्वेस्ट कर लो ताकि हमें भी 2-4 पैसे बचना शुरू हो जाए। तो वो उनको कम प्रॉफिट भी दे, इन्वेस्टर फिर भी राज़ी होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसके बरक्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा, लेकिन उसने बिजनेस को ग्रो करना है। तो वो जो ओनर होता है वो कभी एक के पास जाएगा, कभी दूसरे के पास जाएगा, मिन्नत समाजत करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि यार इन्वेस्टमेंट दे दो मुझे, मैं फ़लाँ जगह लगाऊंगा, तुम्हें इतना रिटर्न दूंगा। अगला कहता है नहीं यार ये रिस्की है काम, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कोई आज से पहले मैंने कभी नाम भी नहीं सुना इसका, ना ही कोई इसकी पिछली कोई अच्छी हिस्ट्री है प्रॉफिट की, तो क्यों ना इससे अच्छा है क्यों ना मैं ये पैसे बैंक में रखवा दूं कि मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट बैंक देगा। तो मजबूरन उस बंदे को, इन्वेस्टर को प्रॉफिट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ता है। मतलब जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर डिमांड करता है। हर कोई कंसर्न होता है प्रॉफिट के सिलसिले में। मतलब अगर मैं भी आज कहीं इन्वेस्ट करूँगा, डेफिनेटली हमारा पीछे मकसद तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। तो जहाँ मैं देखूँगा कि यार मतलब रिस्क कम है, हर बंदे की कोशिश ये होती है, मैं खुद कोशिश ये करूँगा कि यार जहाँ रिस्क कम हो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ। बेशक 2 रुपये बचें, लेकिन
₹2 बचने चाहिए, ना कि ये कि मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट की कल को मुझे वो भी जाती नज़र आए। तो इसलिए जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से लोग रिलक्टेंट होते हैं, मतलब डरते हैं, और अगर करते भी हैं तो इस शर्त पे कि जी हमें ज़्यादा रिवार्ड मिले इसका। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है, रिस्क रिक्वायर्ड रिवार्ड, कि मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क एनालिसिस करना होता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ, इस बिज़नेस के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना रिवार्ड देखें। मतलब एक ऐसे प्रॉफिटेबल, बेशक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो, एक ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना जहां रिस्क ज़्यादा हो और आपको उतना ही प्रॉफिट मिल रहा हो जितना आपको किसी और जगह पे कम रिस्क पे मिल रहा है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना एक बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ आपको लॉस का खदशा भी होता है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद चौथा प्रिंसिपल है मार्केट सर्वे से रिलेटेड। अब मार्केट सर्वे क्यों किया जाता है कि ताकि आपको चीज़ की एक्चुअल प्राइस का पता चल सके, क्योंकि जो मार्केट की प्राइसेस होती हैं वो जनरली समझा जाता है और होता भी ऐसे ही है कि वो ठीक होती हैं। मतलब इसकी आपको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आज मैं कोई लैपटॉप ख़रीदने के लिए गया हूँ और मैंने एक शॉपकीपर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि जी लैपटॉप की प्राइस है 45,000। तो डेफिनेटली मैं 2-4 और से भी जाके रेट पूछूंगा, ठीक है। जब मैं 2-4 और से पूछूंगा तो मुझे पता चलेगा यार इसका रेट 40 to 44 के दरमियान है। तो मैं किसी शॉपकीपर से बार्गेन करके वही लैपटॉप 43 या 42 पे लेके आ जाऊंगा। अब मुझे मार्केट सर्वे का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैं पहले शॉपकीपर से भी तो ले सकता था 45 का, चीज़ तो मुझे वही मिली, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 3,000 रुपये बच गए, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट सर्वे का फ़ायदा ये होता है कि जो मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मबनी होती हैं। हो सकता है उस शॉपकीपर ने भी मुझे रेट ठीक बताया हो 45,000 कि जब वो चीज़ नहीं आई होगी उसका रेट 45 ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उस प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि न्यूज़, मार्केट में जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ चल रही होती है, रूमर्स चल रहे होते हैं, वो प्राइस पे इफ़ेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर की या फिर दुकानदारों की फ्यूचर फोरकास्ट कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज़ें प्राइस पे, मतलब उसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट करती हैं। इस चीज़ की डिमांड कितनी है, डिमांड है भी कि नहीं है, पीछे से सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। जैसे कि लेट्स सपोज मैं भी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। ये आज की एग्जांपल है कि ये कोरोना वायरस के से पहले एक फेस मास्क जो था, जो कि सर्जिकल मास्क, मेरे ख्याल से मतलब एक 5 रुपए का मास्क था और वो भी लोग नहीं लेते थे। आज वही मास्क 150 का नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? हर किसी को पता था चाइना बॉर्डर बंद हो गया। मोस्टली ये सारी चीज़ें जो थी सर्जिकल आइटम्स रिलेटेड, ऑल्दो हम खुद भी काफ़ी कुछ बनाते हैं लेकिन काफ़ी कुछ हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हर किसी को पता था चाइना बॉर्डर बंद हो गया है, हर किसी को पता था ये कोरोना वायरस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ही हमेशा प्राइस बढ़े, चीज़ की सप्लाई भी कम हो सकती है। किसको पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और 22 करोड़ लोगों के लिए 22 करोड़ मास्क बनाने पड़ेंगे? ज़ाहिर है 22 करोड़ मास्क तो नहीं होंगे इस मुल्क में, 4-5 करोड़ ही होते। ये भी शायद मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। तो इसलिए जब डिमांड बढ़ी तो एकदम उसकी प्राइस ऊपर चली गई। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट सर्वे जो होता है ये आपको एक्चुअल प्राइस बताता है उसकी कि इस टाइम मार्केट प्राइस क्या है। हो सकता है वो कंपनी प्राइस कोई और हो उस चीज़ की, लेकिन जब वो मार्केट पे आता है तो उसकी प्राइस और हो जाती है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आईफोन से। अब आईफोन की मार्केट नहीं है पाकिस्तान में, आप नया आईफोन लें तो हो सकता है वो आपको 1.5 से 2 लाख में मिले, लेकिन वही आईफोन जब आप एक साल के बाद, या 1 साल भी बहुत लंबा अर्सा है, 6 माह के बाद बेचने के लिए जाएं तो आपको ऑलमोस्ट हाफ कास्ट कटिंग हो जाती है उसके ऊपर। मतलब 2 लाख का लिया गया फ़ोन आपका 1 लाख पे भी नहीं जा रहा होता, आपको 70-80 पे बेचना पड़ता है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नो डाउट कंपनी ने तो उसकी प्राइस अच्छी रखी, लेकिन जहाँ पे मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि वो फ़ोन महंगा है, ठीक है, वो आप उसके अंदर आपको जो मतलब रैम हो गया, रोम हो गया, इस किस्म की और फर्दर क्वालिटीज़ उसकी क्वांटिटी कम होती है दूसरे फ़ोन की निस्बत, ऑल्दो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब इसके बरक्स आप कोई और फ़ोन ले लें, सैमसंग ले लें। अगर आपने 50,000 का लिया है,
ठीक है, तो अगर आप 6 माह के बाद बेच रहे हैं तो हो सकता है वो 40-45 का चला जाए, लेकिन 50,000 पे लिया गया आईफोन आपका 40-45 पे नहीं जाता। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो मार्केट प्राइसेस होती हैं ना, वो जनरली राइट होती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फाइनेंस का कि किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कंपनी प्राइस या ओनर प्राइस के अलावा आप मार्केट प्राइस भी एक दफ़ा सर्वे करें कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट इन प्राइसिंग सिक्योरिटीज़, द मार्केट फॉलोज न्यूज़ ऑन कंपनी, फ्यूचर फोरकास्ट, सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फैक्टर्स। वही जो मैंने अभी आपको सारा कुछ डिफ़ाइन किया। आखिरी और पांचवा प्रिंसिपल जो हमारी कोर्स बुक में डिस्कस किया गया है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू एजेंसी प्रॉब्लम्स। तो पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक कंपनी के ओनर्स उसके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड शेयर परचेज़ किए होते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स की तादाद अमूमन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स उस कंपनी को नहीं चला सकते। मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख बंदों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ज़ाहिर है छोटी छोटी फेस वैल्यू का शेयर होगा, 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 का, तो हर बंदे ने 2-4 शेयर, 400-500 शेयर खरीद के रखे होते हैं ओवरऑल एक बड़ी कंपनी के। तो वो 1.5 लाख बंदे कंपनी नहीं चला सकते। कंपनी चला रही होती है उसकी मैनेजमेंट, जो कि ओनर नहीं होती, वो सैलरी पेड एम्प्लॉइज होते हैं। तो यहाँ पे इशू ये आता है कि दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। जो ओनर है वो घर बैठा होता है, जो ओनर नहीं है वो कंपनी चला रहा होता है। ओनर का इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसके शेयर का रेट अप हो ताकि वो हाई प्राइस पे कल को शेयर बेच सके। जबकि मैनेजर का इंटरेस्ट, ज़्यादातर मैनेजर जस्ट सैलरी ओरिएंटेड होते हैं, वो उतना ही काम करते हैं जितनी उनको सैलरी मिलती है। उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि यहाँ इन्वेस्ट करने से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो यहाँ इन्वेस्ट करने से कंपनी को कम प्रॉफिट होगा। वो जस्ट अपना काम करने की निस्बत से जहाँ उनको कोई अच्छा मौका नज़र आता है तो वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और एक बिज़नेस रन करते रहते हैं बगैर ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च किए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट आता है ना इंटरेस्ट में, इसको कहते हैं बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है, बेसिकली जो कंपनी चला रहे होते हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, या उसके डायरेक्टर्स हैं, उसके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, या फिर नीचे उसका स्टाफ जितना भी है, उसमें सुपरवाइजर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो सारे के सारे एजेंट्स होते हैं। किन के एजेंट्स होते हैं? कंपनी के ओनर्स के। वो ओनर्स के बिहाफ पे वो कंपनी चला रहे होते हैं, ओनर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उनको इसलिए एजेंट कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में ये एजेंसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी इससे मतलब 100% साफ शफाफ नहीं हो सकती जहाँ पे ये एजेंसी प्रॉब्लम ना पाए जाएं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैनेजमेंट सिर्फ अपने इंटरेस्ट का ही सोचे, बाज़ औक़ात मैनेजमेंट बहुत अच्छी भी होती है, इवन देन उनका इंटरेस्ट स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट से वेरी कर रहा होता है। मतलब बाज़ औक़ात मैनेजमेंट जो सोचती है बिज़नेस के लिए अच्छा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाके इससे बिज़नेस ग्रो करेगा, स्टॉक होल्डर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। स्टॉक होल्डर से 5 साल वेट नहीं होता कि एक इन्वेस्टमेंट आज कंपनी कर रही है तो 5 साल बाद उसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसको जस्ट इस चीज़ से लेना देना होता है कि मुझे अभी कितना प्रॉफिट मिलेगा और मेरे शेयर की प्राइस कब ऊपर जाएगी। तो ये वो जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ना, ड्यू टू एजेंसी प्रॉब्लम, इनको भी मद्देनज़र रखना होता है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मतलब कि ऐसी तो कोई कंपनी नहीं हो सकती जहाँ ये प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन हम कोशिश करें हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ ये प्रॉब्लम्स कम से कम हों, जहाँ मैनेजर और स्टॉक होल्डर साथ मिल के चल रहे हों। मतलब मैनेजर स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रख रहे हों। ठीक, अगर वो नहीं रखेंगे डेफिनेटली स्टॉक होल्डर छोड़ जाएगा, कंपनी को नुकसान होगा। तो ये चीज़ें भी हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं फाइनेंस में। तो ये थे वो 5 प्रिंसिपल्स, फाइनेंस के बेसिक 5 प्रिंसिपल्स जो कि हमारी कोर्स बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। और इसके बाद 2 एडिशनल प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि हमारी कोर्स बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ने इनका जिक्र किया है कुछ और रेफरेंस बुक्स में। मैं आपको उनका भी जिक्र करूंगा, आगे जाके आपको मैं रेफ़र करूंगा वो बुक्स भी पढ़ने के लिए।
तो दो जो एडिशनल प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो दो हैं, रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। पहले चलते हैं रेपुटेशन ऑफ द फर्म की तरफ। मतलब रेपुटेशन हैज़ ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एन इन्वेस्टर्स डिसीजन वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट। मतलब एक बिज़नेस की एक रेपुटेशन भी बहुत बड़ा असर रखती है किसी इन्वेस्टर के डिसीजन के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि मतलब 2-2 4-4 माह प्रॉफिट में जाते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका इन्वेस्टर आ रहा होता है। क्यों? उसकी एक रेपो अच्छी होती है, उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री अच्छी होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को ये यकीन होता है कि यार ये बड़ी फर्म है, ये लॉस में नहीं जाएगी कभी भी। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत एक स्लम्प आया भी है कि मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो ये टेम्परेरी होगा, ये फिर दोबारा उभर के सामने आ जाएगी। तो रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये भी आपको मार्केट सर्वे से ही पता चलता है कि उस कंपनी की रेपो क्या चल रही है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेरे मुताबिक इस प्रिंसिपल को सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सबसे आखिर में डिस्क्राइब किया गया है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बहुत ही मशहूर बात आप लोगों ने सुनी होगी कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, सारे अंडे एक ही बास्केट में रखेंगे और खुदा ना खास्ता वो बास्केट हाथ से छूटी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो बेहतर है कि आप 2-3 बास्केट्स में अंडे लेके चलें अगर, तो अगर एक बास्केट गिरेगी तो 2 अंडे टूटेंगे ना, 3 टूटेंगे, बाकी तो बच जाएंगे। इस एग्जाम्पल का बेसिकली मकसद ये है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपके पास जितनी भी है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक आप जस्ट 4-5 लाख से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी सारी जमा पूंजी कभी भी एक ही जगह ना लगाएं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि देखें, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस साथ साथ चलते हैं। जितनी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की होती है उतनी ही लॉस की होती है, और लॉस किसी भी वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी अगर जो पिछले 10 साल से प्रॉफिटेबल जा रही है वो इस साल भी प्रॉफिटेबल ही जाएगी। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक एग्जांपल दी थी 27 दिसंबर 2008 की। बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट पे आ गई थी जस्ट एक इवेंट से, बेनज़ीर की डेथ से। मतलब लॉस ही नहीं, डिफ़ॉल्टर लिस्ट पे आके खड़ी हो गई थी, जहाँ पे आके बहुत सारी कंपनियों को फिर बाद में उनके उधार उतारने के लिए उनके एसेट्स की नीलामी की गई। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को इंटरनेट के ऊपर। एनीवे, तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि लॉस के रिस्क को कम करने के लिए आप इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करें, रिस्क को। आप डाइवर्सिफाई कैसे कह सकते हैं? इस प्रिंसिपल को 2 नामों से जाना जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के नाम से भी जाना जाता है इस प्रिंसिपल को, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि आप 2-4 इन्वेस्टमेंट का एक कम्बिनेशन बनाएं, या मिनिमम 2 का। लेकिन वो कम्बिनेशन भी आपने ऐसे बनाना है जो कि वो जिन 2 जगहों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। मतलब अगर एक बिज़नेस आज प्रॉफिट में जा रहा है और दूसरा है उसका प्रॉफिट कम हो रहा है या कम जा रहा है, तो आप उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें कि मतलब किसी एक बिज़नेस के कम होने से दूसरे को फ़ायदा हो। जैसे कि अगर आपने किसी ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ, लेट्स सपोज PSO में, आपने PSO के शेयर्स लिए हुए हैं, तो आप दूसरी इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी ऑयल इंडस्ट्री में ना करें, यहाँ तक कि किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ना करें। क्योंकि जब भी ऑयल के रेट बढ़ते हैं या कोई भी ऐसा ओवरऑल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे पिछले दिनों भी एक आया था जब सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया गया था, ठीक है, तो ऐसे में बहुत लॉस उठाना पड़ता है कंपनीज़ को। तो ऐसी सूरत हाल में ऑयल रिलेटेड सारी कंपनीज़ के शेयर्स नीचे जाते हैं, ठीक है, या बाज़ औक़ात जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की प्राइसेस, शेयर्स की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि शौक़ रखते हैं बड़ी गाड़ी लेने का, वो बड़ी गाड़ी नहीं लेते, सिर्फ ये सोच के कि यार इसकी जो वेयर एंड टेयर है या इसका जो फ्यूल है मुझे वो महंगा पड़ना है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। ऐसे करें कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह की है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उस जगह करें कि इसकी अगर सेल कम हो जाए तो उसकी बढ़ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट PSO में की है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट किसी सोलर पावर प्रोजेक्ट में करें। अंडरस्टूड सी बात है कि जब ऑयल महंगा होगा
ऑयल की सेल कम होगी तो डेफिनेटली लोग सोलर पे शिफ्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ से नुकसान हो रहा होगा तो वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल उस लॉस को ऑफसेट कर देगा। तो इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फाइनेंस का, जिसको मद्देनज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जो फाइनेंस के 7 प्रिंसिपल डिस्कस किए, 5 कोर्स बुक से लिए गए और 2 एडिशनल जो मैंने अभी आपको बताए, इनसे हमें ये पता चला है कि हम बड़ी आसानी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है नहीं है, हमें वहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बड़ा ही आसान सा तरीका है कि मतलब अगर मैं आपको जस्ट एक 1 पेजर स्लाइड में अगर मैं आपको ये चीज़ शो कराऊँ तो ये एक स्लाइड है आइडेंटिफाइंग वीकनेस। बजाय ये कि आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगाएं सोचें, जस्ट आप ये देखें कि आपने ये चेक करना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपने उसकी वीकनेस ढूंढनी है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये वीक पॉइंट है इसका, कहाँ कहाँ मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ। तो जस्ट ये हर प्रिंसिपल की सामने एक 1 लाइनर वीकनेस लिखी हुई है। मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सा प्रिंसिपल भूल रहे हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप अगर ये भूल रहे हैं कि आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, कैश फ्लोज नहीं देख रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी हैरी पॉटर की, तो इट मीन्स आप प्रिंसिपल 1 को भूल रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे, वो आपसे ओवरलुक हो गया है। लेट्स सपोज आपने कैश फ्लोज को भी देखा है। आगे चलते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन प्रॉफिट को देख रहे हैं, लॉन्ग रन प्रॉफिट को देख ही नहीं रहे। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझे इस 1 साल के अंदर अंदर या 6 माह के अंदर अंदर मुझे कितना प्रॉफिट होना है। आप ये नहीं देख रहे कि आगे जाके मुझे इसका कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा। तो इट मीन्स आप दूसरा प्रिंसिपल जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला है, आप वो भूल रहे हैं। आपने इसको भी मद्देनज़र रख दिया। अगले पे आते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, जबकि मतलब जितना आपको प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है ये आप रिस्क लिए बगैर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टमेंट से 8% इंटरेस्ट या 8% प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर यही 8% आपको बैंक भी ऑफर कर रहा है जहाँ पे रिस्क लेवल 0 है, ठीक है, तो इट मीन्स आप तीसरा प्रिंसिपल भूल रहे हैं, रिस्क एंड रिटर्न वाला, कि आप जब रिस्क ले रहे हैं तो आपको हाई रिटर्न डिमांड करना चाहिए। चलें, आपने हाई रिटर्न डिमांड कर लिया, ये 3 प्रिंसिपल आपने फुलफिल कर लिए। अगले की तरफ चलते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स की एफिशिएंसी को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप मार्केट सर्वे नहीं करते, जस्ट किसी 1-2 बंदों से सुन के और वो उस कंपनी के बारे में सुन के, उसकी शेयर प्राइस के बारे में सुन के और आप शेयर ले बैठते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि मैं तो महंगा ले बैठा हूँ, कि बेशक शेयर के ऊपर फेस वैल्यू 100 रुपये लिखी हुई थी, ठीक है, और मैं 100 रुपये का ले बैठा हूँ और अभी मार्केट में वो 20 रुपये का भी नहीं बिक रहा। ठीक है, इट मीन्स आपने चौथा प्रिंसिपल उसको आपने मद्देनज़र नहीं रखा, चौथे प्रिंसिपल को, जो कि था मार्केट प्राइसेस आर जनरली राइट। लेट्स सपोज आपने इसको भी मद्देनज़र रखा, आपने मार्केट सर्वे भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब आपने ये देखना होता है कि जिस जगह आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके जो एजेंट्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो आपको पता चलता है उस कंपनी के डिसीजन से, कि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की है, और जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की है क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल साबित हुई है। अगर नहीं हुई, लगातार 2-3 इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि वो जो मैनेजमेंट है वो इन्वेस्टर के, स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चल रही, वो जस्ट अपना सैलरी ओरिएंटेड पीपल हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी देखनी होती है कि मतलब बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन जो एग्जेक्टिव्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, आपकी मैनेजमेंट बढ़ती चली जा रही है। मतलब जहाँ कल को 2 मैनेजर थे, 4 मैनेजर थे, आज वहाँ 8 बैठे हुए हैं, आज वहाँ 10 बैठे हुए हैं, इस बहाने के साथ कि जी हम ये बंदे इसलिए लाए हैं कि ताकि इस बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट उतना ही हो रहा है। इट मीन्स मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कुछ और है, वो अपने बंदों को नवाज रहे हैं, आपका इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चलें, आपने इस चीज़ को भी देख लिया, आपने वो कंपनी आइडेंटिफाई कर ली जहाँ पे ये एजेंसी प्रॉब्लम कम से कम है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, रेप्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
कि आपने सारा कुछ देख लिया लेकिन आपने उस कंपनी की रेपुटेशन ही नहीं देखी। अब बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज ऐसी ऐसी होती हैं जो कि ब्लैक लिस्ट होती हैं और बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं होता कि ब्लैक लिस्ट में कंपनीज का नाम चेक कैसे करना है। बहुत सारे बंदों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि जी ब्लैक लिस्ट के अंदर जो कंपनीज हैं वो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, आपको SECP की वेबसाइट्स, ठीक है, और उनकी पब्लिकेशंस बार बार उनको विज़िट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, आपको न्यूज़ सुनने पड़ते हैं जिससे आपको पता चलता है कि किस कंपनी की क्या रेपो जा रही है। अगर एक कंपनी पहले से ही इस चीज़ में बदनाम है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके, वो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट लेके उसके मैनेजर काफ़ी सारे फ्रॉड कर गए हैं, भाग गए हैं, 2-3 केस पीछे ऐसे हुए हैं पास्ट में, जैसे आज से 4-5 साल पहले मीज़ान बैंक का एक केस बना था, ठीक है, जिससे मीज़ान बैंक के शेयर्स की वैल्यू बहुत नीचे आई थी, क्योंकि उसके 2-4 मैनेजर के साथ ये इशू हुआ था कि वो बैंक के अंदर जो उनके पास करेंसी पड़ी थी वो 4-5 करोड़ लेके भाग गए थे। आल्दो बाद में पकड़े गए, लेकिन बैंक का नाम तो बदनाम हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने शेयर्स लेना छोड़ दिए थे कि यार यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, कोई लेके भाग जाएगा, ठीक है, हालांकि बैंक प्रॉफिटेबल जा रहा था। तो इसका मतलब ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी रेपो क्या चल रही है। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कहीं एक ही जगह तो नहीं कर रहे। जो मैंने अभी आपको मैंने एक एग्जांपल देके बताया कि सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में तो नहीं रख रहे आप, ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लेवल पे आके मैं आप लोगों को याद दहानी कराना चाहूँगा कि मैंने जब फाइनेंस को स्टार्ट में एक वन लाइनर डेफिनेशन में साइंस और आर्ट बोला था, तो वो क्यों बोला था। साइंस बेसिकली हर वो चीज़ होती है जो कि कानून पे मुबनी होती है, जिसके कानून होते हैं, ठीक है, कि अगर ये चीज़ फुलफ़िल होगी तो ऐसा होगा, तो उसको साइंस कहते हैं। और आर्ट बेसिकली स्किल पे मुबनी होती है, जो कि वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, साइंस वेरी नहीं करती। फाइनेंस को साइंस एंड आर्ट दोनों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स भी हैं कि वो कानून फुलफ़िल करने होते हैं, तब जाके एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, इसलिए इसको साइंस भी कहते हैं। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना एक आर्ट है। मैं किसी और लेवल से करूंगा, आप किसी और लेवल से करेंगे, हो सकता है कोई दूसरा फाइनेंशियल मैनेजर बैठा हो वो किसी और लेवल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं इन्हीं सारे प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, हो सकता है आप उसको छोड़ के किसी दूसरे में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आर्ट है, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना एक आर्ट है, इसीलिए कहा जाता है फाइनेंस एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, इनके ऊपर भी गौर किया जाता है, जैसे कि एथिक्स एंड ट्रस्ट, ठीक है, अखलाकियात। एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर इज़ नॉट ओनली मॉरली करेक्ट बट आल्सो नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड पर्सनल सक्सेस। एक अच्छा अखलाक ग्राहक को महंगी चीज़ लेने पे भी मजबूर कर देता है, और बुरा अखलाक जो है वो सस्ती चीज़ भी आप उससे नहीं बेच पाते। तो बाकी सारी चीज़ें बेशक आपकी कंपनी की अच्छी भी होंगी, अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपकी कंपनी की बाकी सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, आपका मार्केट सर्वे के मुताबिक आपकी प्राइसेस भी ठीक होंगी, सारा कुछ ठीक होगा, एजेंसी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लेकिन आपके अखलाक की वजह से भी हो सकता है आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। और जहाँ अखलाक नहीं होता तो वहाँ ट्रस्ट भी नहीं होता, क्योंकि एक बुरा अखलाक ट्रस्ट को बिगाड़ देता है, तबाह कर देता है। तो जहाँ फाइनेंशियल एलिमेंट्स देखे जाते हैं वहाँ ये दो एलिमेंट्स भी मद्देनज़र रखे जाते हैं। मैनेजमेंट इन चीज़ों का भी ख्याल करती है कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो ये चीज़ें भी देखता है कि यहाँ एथिक्स और ट्रस्ट लेवल क्या चल रहा है मैनेजमेंट का और स्टॉक होल्डर्स का आपस में, क्योंकि कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम बगैर ट्रस्ट के और बगैर अच्छे एथिक्स के नहीं चल सकता। तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें हमने ये सीखा कि फ़ाइनेंस क्या होता है, ये कहाँ से ये टर्म निकली है, जैसे कि मैंने बताया ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनीशन, उसके बाद हमने ये देखा कि फ़ाइनेंस किस चीज़ पे बेस होता है, तो वो भी हमने अभी पीछे सीखा कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, और कंपनी का गोल क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर उसके बाद हमने बेसिक जो फाउंडेशन है फाइनेंस की, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमने वो सीखे,
फिर हमने ये सीखा कि उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट की वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने कुछ नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स भी अभी तक सीखे, तो जिससे हमें कुछ बेसिक नॉलेज फाइनेंस के बारे में आ ही गया है कि हम मतलब कुछ थोड़ा बहुत अब हम ये बता सकते हैं कि ये फाइनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए, कि ये फाइनेंस की थोड़ी बहुत स्टडी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिज़नेस करने के लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए और आप एक प्रॉपर डिग्री करके आए फाइनेंस की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको इतना थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज फाइनेंस का हो, ठीक है, कि ताकि आप अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर पाएँ। अभी जैसे कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपको बताएं, बहुत सारे हमारे शॉपकीपर हजरात जो कि कारोबारी हजरात हैं, बिजनेसमैन तबका है हमारा, अनपढ़ हैं, अगर आप जब उनसे ये बातें डिस्कस करेंगे तो वो रियल लाइफ में यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ठीक है। तो कोई बंदा किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है तो किसी को इग्नोर कर रहा होता है, कोई किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है तो किसी को इग्नोर कर रहा होता है। तो बेसिकली फाइनेंस का नॉलेज आपको इन तमाम चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता है कि आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखनी है। तो यही मेन बेसिकली डिफरेंस होता है एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर में और एक इलिटरेट बिजनेसमैन में। इसका मतलब ये नहीं है कि इलिटरेट बिजनेसमैन अच्छा नहीं कमाते, वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, अल्लाह पाक ने उनको ये नॉलेज, ये सोच समझ वैसे दे दी होती है, लेकिन हर बंदे में ये सोच समझ नहीं होती। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसका बिज़नेस में फ़ाइनेंस का रोल क्या है। तो बिज़नेस में फ़ाइनेंस का रोल इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूं तो जितना का कि एक जिस्म में रूह का रोल है, ठीक है। बगैर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिज़नेस कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो बिज़नेस ज़ीरो हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपने बिज़नेस चलाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज फाइनेंस का होना चाहिए। तो ये बेसिकली 3 टाइप के इश्यूज़ हैं जो कि फाइनेंस एड्रेस करता है। अगर हम इसको मोटे तौर पे कलेक्टिवली देखें, इन सारी डिस्कशन को जो हमने पीछे अभी तक की है उसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये फाइनेंस की जो स्टडी है ये 3 टाइप के इश्यूज़ को वो करती है, एड्रेस करती है। जिसमें सबसे पहले आप ये देखते हो कि किस किस जगह आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ये देखते हो कि उन ऑप्शंस को फुलफ़िल करने के लिए, उधर इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे। फिर आप वो फंड रेजिंग के लिए देखते हो कि आपने लोन लेना है, आपने शेयर होल्डर्स को शेयर बेचने हैं, एटसेट्रा, जिस तरीके से भी आपने एक मिक्सअप क्रिएट करना है। फिर उसके बाद जब आपने ये सारा कुछ कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर आप अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो। वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक पूरा बाद में एक कंप्लीट लेक्चर होगा, ये एक बड़ी डीप स्टडी है, तो इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बाद में इन डिटेल समझाऊंगा। फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि हाउ कैन द फर्म बेस्ट मैनेज इट्स कैश फ्लोज थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कि मतलब फर्म कितने अच्छे तरीके से अपने कैश फ्लोज को मेंटेन करती है, ठीक है।